नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों, आज से मैं एक नई कहानी, एक नया उपन्यास शुरू करने जा रही हूँ, जिसका नाम है कच्ची सड़क। कच्ची सड़क उड़ती जवानी में किस तरह एक कंपन किसी के एहसास में उतर जाता है कि पैरों तले से विश्वास की ज़मीन खो जाती है। यही बहक गए बरसों के धागे इस कहानी में लिपटते भी हैं, मन बदन को सालते भी हैं और हाथ की पकड़ में आते भी हैं। तो आइए सुनते हैं कच्ची सड़क, जिसे लिखा है अमृता प्रीतम में, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। ऐसे जैसे कोई खिड़की के शीशे को नाखूनों से खुरसता हो। मीना हाथ में ली हुई किताब को पढ़ती सी इस वक्त कमरे में अकेली थी, पर उसका ध्यान किताब में नहीं था, शायद कमरे में भी नहीं था। उसने चौंक कर कमरे की ओर, दरवाजे की ओर और फिर खिड़की की ओर देखा। उसे लगा अभी खिड़की के शीशे के आगे एक बांस हिली थी, फिर परे हो गई थी। उसका दिल जोर से धड़का और वह कमरे में दौड़ती सी बाहर वहां रसोई में चली गई, जहां दलीप उसके लिए चाय बना रहा था। दलीप चाय की केतली को ट्रे में रखता हुआ कहने लगा, लो मालकिन, चाय तैयार है। मीना उखड़े हुए सांसों से भी हंस सी दी। मेहमान को फ्रेंच में मालकिन कहते हैं। दलीप हंसता सा कहने लगा, फ्रेंच पढ़ते पढ़ते अगर कोई मेहमान से मालकिन बन जाए तो। मीना ने प्याले और चमचे भी ट्रे में रख दिए और दलीप ने ट्रे उठा ली। कमरे की मेज पर ट्रे रखते हुए दलीप ने देखा मीना कुछ घबराकर खिड़की की तरफ देख रही है। दलीप ने प्यालों में चाय डाली और मीना उसके हाथ से चाय का प्याला पकड़ते हुई कुर्सी पर बैठ गई, पर उसने मुश्किल से अभी 2 घूंट भरे थे। लगा जैसे कोई खिड़की के शीशे को नाखूनों से खुरसता हो। उसका हाथ कांप सा गया और उसने प्याला मेज पर रखकर पहले खिड़की की तरफ देखा, फिर दिलीप की तरफ। क्या बात है मीनू? जवाब में मीना ने खिड़की की तरफ हाथ किया। दलीप ने उठकर खिड़की के पास बाहर जाकर देखा, फिर मीना की तरफ लौटता हुआ कहने लगा, वहां तो कुछ भी नहीं है। कोई था? कहाँ? कब? अभी जब मैं यहाँ अकेले बैठी हुई थी। कौन था? किसी की बांस ही थी, फिर परे हो गई। दलीप हंसने लगा और खिड़की के पास जाकर खिड़की को जरा सा खोलकर उसमें से अपनी बाहों को बाहर निकालकर उसने बुगनविलिया की बेल को हाथ से इधर खिड़की के आगे करते हुए कहा, हवा से इसकी टहनी कभी ऐसे हिलती है जैसे कोई खिड़की से बाहर हिला रहा हो। बुगनविलिया के लाल और सिल्की रंग के फूल सचमुच किसी की छोटी छोटी उंगलियों की तरह हिल रहे थे। नहीं, शीशे को कोई नाखून से खुरच रहा था। बेल के कांटे से शीशे रगड़ते हैं? दलीप ने हाथ में पकड़ी हुई टहनी को छोड़ दिया। वह खिड़की के शीशे के साथ घिसटती हुई जब परे हुई, तब मीना को यकीन सा आ गया कि भले ही बिल्कुल यही आवाज आई थी। यह कच्ची सी होकर हंस पड़ी। कहने लगी, मेरा सचमुच आजकल तो दिमाग ही खराब हो गया है। दिलाप दलीप ने कुछ चिंतित सा होकर पूछा, तू आज भी साइकिल पर आई है? मीना ने हाँ में सिर हिलाया। दलीप ने कुछ गुस्से से कहा, मैंने कल भी तुमसे कहा था कि साइकिल पर मत आना, बस से आ जाना। मैं वापसी में तुम्हें मोटरसाइकिल पर छोड़ आऊँगा। मीना कुछ परेशान से दिलीप की ओर देखने लगी। दिलीप ने पूछा, आज किस रास्ते से आई हो? पुल की तरफ से? नहीं, रेलवे लाइन की तरफ से। फिर आज तो रास्ते में वह कार वाला नहीं मिला? सारे रास्ते नहीं था, पर जहाँ रिंग रोड मिलती है ना, वहाँ खड़ा था। और साथ ही मीना हंस दी। यह भी शायद मेरा बुलावा हो। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। रोज वही गाड़ी देखती हूँ, रास्ते में किसी न किसी जगह कभी न कभी मेरे पीछे आती है। कभी किसी जगह खड़ी हुई, शायद वैसे ही डर गई हूँ। दिलीप हंसने लगा, तू आजकल कोई सस्पेंस वाली नावल तो नहीं पढ़ रही? नॉनसेंस। और मीना घड़ी की ओर देखते हुए कहने लगी, 6 बजने वाले हैं, उठो, क्लास का वक्त हो गया है। मीना का घर निजामुद्दीन में था। वह रोज साउथ एक्सटेंशन में फ्रेंच पढ़ने आती थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके वो फ्रेंच का कोर्स करने लगी थी। दिलीप कालका जी के कॉलेज में पढ़ाता था, पर उसका घर यहाँ साउथ एक्सटेंशन में था, जहाँ फ्रेंच की क्लासें होती थी, वहाँ से बिल्कुल पास। और वह भी शाम के खाली वक्त में फ्रेंच का कोर्स करने लगा था।
उनका यही परिचय उनकी दोस्ती बन गया, शायद ऐसी दोस्ती जो उम्र का साथ भी बन सकती थी। मीना कभी कभी आधा घंटा पहले आ जाती थी, पहले दिलीप के पास, और फिर दोनों चाय का प्याला पीकर फ्रेंच की क्लास के लिए इकट्ठे चले जाते थे। आज भी रोज की तरह 6 से 7:30 बजे तक दोनों ने क्लास अटेंड की। पर मीना ने जब घर जाने के लिए अपनी साइकिल उठाई, दिलीप ने उससे कहा, साइकिल यहीं रहने दे, मैं तुझे मोटरसाइकिल पर छोड़ आता हूँ। नहीं, सुबह छोटे भाई को साइकिल की ज़रूरत होती है। मीना नहीं मानी। अच्छा, फिर पुल की ओर से मत जाना, इस वक्त वहाँ का रास्ता बड़ा सुना सुना होता है। वैसे भी वह रास्ता लंबा पड़ता है, मैं इधर रेलवे लाइन की तरफ से जाऊंगी। यहाँ हर समय रौनक रहती है, यहाँ कोई डर नहीं। रिंग रोड से मुड़ने वाली सड़क पर दिलीप उसके साथ गया। दूर जहां तक अंदर की सड़क दिखती थी देखा, और फिर मीना से कहने लगा, कोई हाथ का इशारा करे या कोई रोके तो साइकिल से मत उतरना। मेरा डर अब तुम्हें सताने लगा है, मीना ने हंसकर कहा और साइकिल पर चढ़ने लगी। दिलीप ने जल्दी से पूछा, उस कार का रंग क्या है? काला। और नंबर? वह तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उसमें कैसा आदमी होता है? पतला सा, काला सा, वो हमेशा गॉगल्स लगाए होता है। अकेला होता है? हाँ, हमेशा अकेला। दिलीप ने साइकिल के हैंडल पर से हाथ उठाया, फिर पूछा, उसने कभी कोई इशारा किया है? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि वो मेरी ओर ताकता रहता है, पर वो गॉगल्स लगाए होता है, मुझे उसकी आंखें नहीं दिखती, शायद यूं ही लगता है। और मीना ने ओके कहते हुए साइकिल चलाई। सड़क पर दूर जहां तक नजर जाती थी कहीं कोई काले रंग की कार नहीं थी। दिलीप कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर अपने घर की ओर लौट पड़ा। मीना यह सड़क लांघ गई, अगली भी, और फिर रेलवे लाइन वाली जगह गई। फाटक बंद था। वह कितनी ही कारें, स्कूटर और साइकिलें रुकी हुई फाटक के खुलने का इंतजार कर रही थी। मीना भी साइकिल से उतरकर उस भीड़ में खड़ी हो गई। साइकिल वाले ऊपर कभी कभी साइकिल की घंटी बजा देते, जैसे बंद फाटक को आगे रास्ते से हटने के लिए कह रहे हो। एक स्कूटर वाला कह रहा था, 5 बरस हो गया है सुनते हुए कि यहाँ पुल बनेगा। और एक साइकिल वाला जवाब दे रहा था, जनाब, यह बात तो उन्होंने इलेक्शन के बहुत पहले कही थी, अब फिर इलेक्शनों के वक्त कहेंगे। एक और साइकिल वाला कह रहा था, नहीं, अब वे इलेक्शनों के वक्त कागज पर इसका नक्शा बनाएंगे और फिर उससे अगले इलेक्शन में नींव खुदवाएंगे। मीना को भी इन सब की बातों से कुछ हंसी सी आ गई, पर इसी वक्त दूर से आती हुई गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और सबका ध्यान गाड़ी की तरफ हो गया कि इस वक्त यहाँ से गुजरने वाली गाड़ी सवारी गाड़ी थी या मालगाड़ी। मालगाड़ी अक्सर बड़ी लंबी होती थी और बहुत धीमी चाल से गुजरती थी। मिस शर्मा, मीना को कंधे के पास एक लड़की की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसके एक तरफ खड़ी थी उसी की उम्र की एक लड़की उसकी ओर देखते हुए कह रही थी, मिस मीना शर्मा, भीड़ से जरा इधर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मीना ने हैरान सी होकर उसके मुंह की ओर देखा। क्या बात है? गाड़ी अब लाइन पर से गुजर रही थी और उसकी आवाज़ में किसी पास खड़े हुए की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। खड़ी कार वालों ने कारों की चाबियां घुमा ली थी और चाहे अभी कारें वहीं की वहीं खड़ी थी, पर उनके इंजनों की आवाज़ सड़क पर फैल गई थी। वह अजनबी लड़की कुछ कह रही थी, पर मीना को सिर्फ उसके होठ हिलते हुए नजर आ रहे थे, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उस लड़की ने एक दोस्ताना सी अदा से मीना की साइकिल का हैंडल हाथ से पकड़कर जरा सा परे चलने का इशारा किया, जहाँ भीड़ कम थी। मीना ने साइकिल नहीं मोड़ी, पर वह गौर से उस लड़की के मुंह की ओर देख रही थी। लड़की चुस्त और पढ़ी लिखी लग रही थी, किसी हद तक खूबसूरत भी थी। मीना को बिल्कुल याद नहीं आया कि उसने पहले भी कभी उसे देखा हो, पर वह एक परिचित की तरह उसे मिस मीना शर्मा के बजाय मीना जी कहकर बुला रही थी। गेट शायद खुलने वाला था। गाड़ी की आवाज़ अब परे जा रही थी। मोटरों और स्कूटरों की आवाज़ और ऊंची हो गई थी। कुछ गाड़ियां अपनी जगह से चल पड़ी थीं और पीछे खड़ी साइकिलों की बाढ़ के पानी की तरह आगे बढ़ने लगी थी। मीना को पीठ की तरफ से धक्का सा लगा और वह साइकिल को संभालती साइकिल पर चढ़ने के लिए एक तरफ हो गई। उस अजनबी लड़की ने साइकिल के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। मीना जी, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। मीना ने कुछ खींचकर उस लड़की की ओर देखा और कहा, तुम मेरे घर आ जाना, मैं यहाँ नज़दीक ही निजामुद्दीन में रहती हूँ। लफ्ज मुंह से निकल गए, पर मीना को लगा कि उसे यह नहीं बताना चाहिए था कि उसका घर कहाँ है।
पर मीना का यह पछतावा पछतावा ना रहा। वो लड़की कह रही थी, मुझे पता है, घर का नंबर भी पता है, C22, पर बाद में तुम कहोगी कि मुझे तुम्हारे घर आकर यह बात नहीं बतानी चाहिए थी। नॉनसेंस, मीना के मुंह से गुस्से में निकला और वह लड़की का हाथ हैंडल से परे करते हुए कहने लगी, अच्छा वहाँ आ जाना जहाँ मैं पढ़ने जाती हूँ। नहीं, वहाँ भी नहीं, और प्रोफेसर दिलीप के घर भी नहीं, लड़की ने जल्दी से कहा। मीना कुछ हैरान से उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह कह रही थी, मुझे पता है तुम रोज फ्रेंच पढ़ने जाती हो, मिस्टर दिलीप के घर भी जाती हो, पर फिर बाद में तुम कहोगी कि मुझे यह बातें किसी के सामने नहीं करनी चाहिए थी। क्या बात है? मीना ने खींचकर पूछा। बात बड़ी दर्दनाक है, किस तरह बताऊं? यहाँ सड़क पर ही बता दूं? फाटक खुल चुका था, बहुत सी कारें और स्कूटर गुजर चुके थे। इधर की सड़क खाली होती जा रही थी, पर अभी दूसरी ओर ट्रैफिक रुका हुआ था, जिसे अभी इसी सड़क पर से गुजरना था। तो सड़क अभी वीरान नहीं थी। मीना ने जल्दी से पूछा, हाँ बताओ, जल्दी बताओ। उस अजनबी लड़की ने कहा, तुम्हारे पिताजी का नाम मिस्टर हरबंसलाल शर्मा है ना? हाँ, फिर तो? पर वो तुम्हारे असली पिता नहीं हैं। असली पिता मिस्टर DR मलिक हैं, और वह बहुत बीमार हैं, तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। नॉनसेंस, मीना के मुंह से जल्दी में निकला और उसने साइकिल के पैडल पर पैर रखते हुए उस लड़की से कहा, ना मैं तुझे जानती हूँ न किसी DR मलिक को। उस लड़की ने फिर से हैंडल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा नाम सोफिया है, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। तुम किसी बहाने से भी अपनी माँ से पूछना कि मिस्टर DR मलिक, मेरा मतलब मिस्टर देशराज मलिक को जानती ही नहीं। मीना उसके हाथ को फिर साइकिल के हैंडल से परे कर रही थी कि सोफिया ने जल्दी से कहा, वो बहुत बीमार हैं, एक बार अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। इस वक्त यहाँ अशोका होटल में आए हुए हैं, वैसे तो वो मुंबई में रहते हैं। मीना ने देखा अचानक एक कार उसके एक ओर आकर खड़ी हो गई थी, और फिर उसने चौंक कर देखा। वही काले रंग की कार थी और वही पतला सा काला सा आदमी ड्राइव कर रहा था। लड़की ने कार की ओर देखा, कहा, यह बेचारा ड्राइवर 6-7 दिन से तुम्हें यही बताने के लिए तुम्हारे पीछे फिर रहा है। मीना ने घबराहट से कहा। उस लड़की ने साइकिल का हैंडल छोड़ दिया और परे कार की ओर जाते हुए कह रही थी, मीना जी, तुम घबराओ नहीं, अच्छी तरह सोच लो, फिर तुम्हारा जी करे तो कल अशोका होटल में आ जाना। आखिर वो तुम्हारे पिता हैं, पता नहीं कितने दिन और जिएंगे। और वो लड़की परे जाकर कार में बैठ गई, पर ड्राइवर कार में से उतरा। उसने मीना के आगे हाथ जोड़े, कहा, मेरा नाम रॉबर्ट है, और फिर अदब से मीना के आगे सर झुकाया और कार में बैठकर कार चला दी। कार चली गई। मीना साइकिल को चलाती साइकिल के हैंडल की ओर से ऐसे ताक रही थी जैसे उसके दोनों हाथों में से वह फिसल रहा हो। एक रात में जैसे कई रातें गुथी हुई थी और सूरज को देखे हुए जैसे कई बरस बीत गए हों। मीना की यह रात खत्म होने ही नहीं आ रही थी। देशराज नाम उसने घर पर सुन तो रखा था, अक्सर नहीं पर कभी कभार। और मीना को याद आया, उसके जन्मदिन के दिन किसी न किसी बात पर उसकी माँ जरूर यह नाम लिया करती थी। याद आया उसकी पुरानी एल्बम में पहले जन्मदिन की एक तस्वीर, जिसमें उसने सितारों जड़ा फ्रॉक पहना हुआ था। माँ ने उसे गोद में उठा रखा था और घर की पुरानी नौकरानी राधा उसे एक रबड़ का खिलौना दिखाकर हंसा रही थी, और पास ही पापा खड़े हुए थे। पापा हरबंस शर्मा। मीना के माथे में तेज पीड़ा की लकीरें खिंची। पापा? देशराज? पर वह कहाँ थे? तस्वीर में क्यों नहीं? वह फ्रॉक, मीना को याद आया। उसे वह तस्वीर दिखाते हुए माँ ने कहा था कि यह फ्रॉक तेरे देशराज मामा जी ने बनवाया था। देशराज मामा जी? यह लफ्ज मामा जी मीना के माथे की नाड़ी की तरह उभर कर दुखने लगा। माँ ने किस ख्याल से यह लफ्ज उनके नाम के साथ जोड़ दिया था। और मीना ने होठों को भींचकर एक बार कहना चाहा, देशराज पापा जी, और दोनों लफ्ज मामा जी और पिताजी उसकी कनपटियों की तरह दुखने लगे। पता नहीं कब नींद आई, कितनी सी। मीना की आंखें खुली तो सूरज ऊंचा चढ़ाया था। उठकर रसोई में गई। माँ ने उसे देखकर चूल्हे पर चाय का पानी रखते हुए कहा, आज तुझे क्या हुआ है? मैंने तुझे कितनी आवाज़ें दी, तू तो घोड़े बेचकर सो गई थी। मीना के मन में आया, मैं तो घोड़े बेचकर सोई थी या खरीद कर, पर माँ तुमने कैसे घोड़े बेचे थे कि सारी उम्र तुम्हें किसी का ध्यान ही ना रहा। माँ ने उसे चुप देकर कहा, रात बहुत देर तक पड़ती रही थी क्या?
मीना ने इसका जवाब भी नहीं दिया। मन ही मन कहा, हाँ। बड़ी देर तक किस्मत की लकीरें पड़ती रही। फिर माँ के हाथ से चाय का प्याला पकड़ते हुए बड़े गौर से माँ के मुंह की ओर देखा। बोली, रात मुझे अजीब से सपने आते रहे। एक कोई आदमी था, मैंने कभी देखा नहीं, पर वो कह रहा था कि मेरा नाम देसराज है। माँ के हाथ से चीनी का चम्मच गिर गया। मीना हंस दी। कोई बात नहीं, चीनी का क्या है, लोग कहते हैं हाथ से नमक नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आंखों की पलकों से उठाना पड़ता है। माँ का ध्यान न गिरी हुई चीनी की ओर था, न नमक की बात की ओर। कहने लगी, सचमुच उसने तुझसे क्या कहा? मीना ने फीकी चाय का घूंट भरते हुए कहा, कुछ कहा था पर अब याद नहीं रहा। माँ कहने लगी, निगोड़ा ऐसा गया जैसे दिन दुनिया से ही चला गया हो। मीना कहने लगी, बड़ा ही लंबा सपना था, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मीना ने देखा माँ का मन भर आया था, पूछने लगी, कुछ मेरे बारे में भी कह रहा था? मीना ने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, बस इतना याद है, कहा था मैं बड़ा बीमार हूँ। हाँ, मैं मर गई, माँ के मुंह से निकला तो मीना को लगा कि उसको रोना आ जाएगा। माँ एक बिलाप की तरह कह रही थी, तुझे पैदा होते ही उसने अपनी गोद में ले लिया था, अब 20 बरस बाद तेरे ही सपने में आया है। तुझसे तो पता नहीं उसका पिछले जन्म का क्या रिश्ता था। मीना का मन भारी हो आया। पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर इस जन्म का क्या बना। फिर मन को संभाल कर बोली, माँ, तुमने मुझे वो जन्मदिन की तस्वीर दिखाई थी ना? माँ की आंखें नम थी, कहने लगी, मेरी तस्वीर काहे की? मैंने तो वह सितारों जड़ा फ्राक भी अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। उसकी निशानी। मीना से और न झेला गया, उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे की कुंडी अंदर से बंद करके वो अपनी चारपाई पर बैठकर ऐसे रोने लगी जैसे माँ के हिस्से का रोना भी उसकी आंखों में भरा हुआ था। फिर लगा कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। शायद माँ थी। मीना ने उठकर गुसलखाने में अच्छी तरह मुंह धोया, फिर दरवाजा खोला। राधा घर की नौकरानी थी, पर इतनी पुरानी कि मीना और मीना का भाई उसे राधा चाची कहते थे। वो चाय का प्याला लिए खड़ी थी। राधा चाची, मैं तो अभी चाय पीकर आई हूँ, फिर क्यों बना दी? तेरी माँ कह रही है उसके हाथ से चीनी गिर गई और तू फीकी चाय का घूंट भर कर ही आ गई। मीना ने चाय का प्याला पकड़ लिया। पीछे लौटने लगी तो राधा चाची ने उसकी बाह टटोलते हुए कहा, बिटिया, तेरा बदन तो गर्म है, आंखें भी कैसी चढ़ी चढ़ी सी हो रही हैं। रात अच्छी तरह नींद नहीं आई क्या? मीना दरवाजा बंद करने लगी तो देखा माँ उसके कमरे की ओर आते हुए बड़ी चिंतित सी कह रही थी, यह सपना तुझे किस वक्त आया? सुबह सवेरे आया था या आधी रात को? मीना को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। लगता था माँ खुद ही कह रही है और खुद ही सुन रही है। सुबह सवेरे का सपना अच्छा नहीं होता। माँ कमरे में गई तो उसके पीछे राधा चाची भी आई। बोली, यूं ही बहम ना कर, सुबह सवेरे के सपने सच्चे नहीं होते। माँ मीना की खटिया पर बैठते हुए राधा चाची से कहने लगी, है दी राधा, 20 वर्षों बाद उसने लड़की को झलक दिखा दी, पर कहती है वो बीमार था। क्या पता वो सचमुच बीमार हो। मीना को लगा जो कुछ भी था राधा चाची से तो छुपा नहीं था। माँ कितनी निर्भीकता से उनसे बातें कर रही थी, और मीना को राधा पर गुस्सा आ गया। गुस्से का कोई कारण नहीं था। अगर राधा को सब कुछ पता था तो इसमें राधा का कोई कसूर नहीं था, पर उसे यह पता होना मीना को अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ खींचकर राधा की ओर देखा। राधा मानो अपने से ही कह रही थी, सवेरे का सपना उल्टा होता है। मेरी तो आज सुबह बाईं आंख फड़क रही थी, क्या पता निगोड़ा कहीं से आई टपके। काहे को? माँ उतरे हुए मुंह से कह रही थी। बस एक बार उसका मन टूट गया, फिर उसने पलटकर इस दरवाजे की ओर देखा ही नहीं। मीना नहीं चाहती थी, पर पूछ बैठी, वह पापा का दोस्त था ना? सगे भाइयों से भी ज्यादा एक दूसरे के सांसों में घुले थे। माँ ने कहा तो राधा चाची भी बोल पड़ी, बस लोगों की नज़र लग गई, मुझे तो जुड़वा भाई सरीखे लगते थे। मीना ऐसी बातें राधा के सामने कहना नहीं चाहती थी, पर लगा कि जिंदगी में ऐसी कोई जगह नहीं थी जो राधा ने ना देखी हो, इसलिए पूछा, फिर राधा चाची हो क्या गया था? तुझे बताया तो बिटिया कि लोगों की नज़र खा गई, दोनों सुंदर जचते, और एक है तेरी परी जैसी माँ। उस उम्र में तो इनकी ताप झेली नहीं जाती थी। बस जहाँ जाए तीनों लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। बस लोगों ने ही तेरे बाप को उल्टी पट्टी पढ़ा दी। राधा काहे जा रही थी और मीना के मन में आया, पूछे बाप की या माँ को,
और खामोश माँ के मुंह की ओर देखने लगी। माँ अपने में खो सी गई, कहने लगी, किस्मत की बात होती है राधा, नहीं तो लोगों के कहने पर कोई कुएं में छलांग मार देता है क्या। जब तक दोनों मिलकर करते रहे काम में भी बरकत थी। मीना माँ की बातों से कुछ व्यग्र सा होकर पूछने लगी, पर कोई तो बात होगी ना। बात तो कोई भी नहीं थी, माँ कहने लगी, तेरी पहली बरसगांठ थी, वो बड़े चाव से तेरे लिए सितारों जड़ा फ्रॉक सिलवा कर लाया। उधर तेरी दादी ने भी शगुन के कपड़े भेजे, मैंने उसका लाया हुआ फ्रॉक तुझे पहना दिया तो तेरे बाप ने बुरा मनाया और वह बड़ा स्वाभिमानी था, फिर कभी दरवाजे पे ही नहीं आया। राधा चाची बड़े दुख से कहने लगी, उसने अपने हाथों मिठाइयाँ खरीदी, मैं ही उठा कर लाई थी। कहता था राधा आज तुझे नया जोड़ा लेकर दूंगा, और खुद बिना खाए उठ गया। भला तेरी माँ ने क्या बुरा किया, उसका दिल रखने के लिए जो कपड़ा लाया था तुझे पहना दिया। मीना को लगा राधा चाची का या तो असली बात पता नहीं है या उसने भी माँ का रहस्य माँ की तरह ही छुपाया हुआ है।